मैं आपको कितनी बार मना कर चुकी हूँ कि मैं जिस घर में किसी को जानती नहीं पहचानती नहीं उस घर में मैं शादी कैसे कर सकती हूँ। मैं तो ससुराल में बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी। पर प्रीति बिटिया, एक न एक दिन तो हर लड़की को अपने ससुराल जाना ही पड़ता है और ये तो हर लड़की के साथ होता है। ससुराल में जाकर एक दूसरे को पहचानना, सबके दिलों में जगह बनाना, सबसे प्यार बांटना, यही तो रीत है। मम्मी, अगर इसे ऐसी जगह शादी नहीं करनी जहाँ इसे कोई नहीं जानता, तो ऐसी जगह तो कर सकती है ना जहाँ ये किसी को जानती हो, कोई इसका साथी हो। अरे कोमल दीदी, अच्छा हुआ आप आ गए। मम्मी को देखो ना, कब से शादी कर ले बोल रही हैं। जब मैंने बोल दिया कि मुझे अभी शादी नहीं करनी तो क्यों बार बार मम्मी जिद कर रही हैं? ठीक ही तो कह रही है मम्मी, एक न एक दिन तो शादी करनी ही है, तो क्यों ना समय रहते खुशी का काम ठीक ठाक हो जाए। वैसे अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें एक सलाह दे सकती हूँ। मेरा इकलौता देवर मोहित अभी नई नई नौकरी पर लगा है और माँ बाबूजी उसके लिए लड़की देख रहे हैं, पर मोहित को अभी कोई लड़की पसंद नहीं आ रही है। अगर आपकी रजामंदी हो तो मैं प्रीति के लिए अपने देवर से बात करूँ मम्मी? ये तो बहुत अच्छा रहेगा कोमल बिटिया। अगर तेरे ससुराल वाले इस बात के लिए मान जाते हैं तो तेरे पापा और मुझे तो कोई ऐतराज नहीं। और प्रीति तू बता? मुझे क्या पता दीदी, आपको जो ठीक लगे वैसे करो। अच्छा मैं अभी आती हूँ। प्रीति शर्मा कर अपने कमरे में चली जाती है। प्रीति और कोमल दोनों सगी बहनें थीं। कोमल की शादी शहर के ही एक बड़े ऊंचे घराने में हुई थी। कोमल प्रीति की शादी की बात अपने देवर से करती है। सब लोग इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं क्योंकि प्रीति के स्वभाव को सब जानते थे। सबकी रजामंदी से खुशी खुशी रिश्ता तय हो जाता है और प्रीति और मोहित की शादी हो जाती है। प्रीति नई नवेली दुल्हन बनी, नए नए सपने संजोए अपने ससुराल आती है। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। दोनों बहनें मिलकर खुशी खुशी घर का काम निपटाती। घर का माहौल बहुत ही शांतिपूर्ण था। पर कहते हैं ना, जहाँ 4 बर्तन होते हैं वो कभी न कभी बच ही जाते हैं। कोमल की सास प्रीति के स्वभाव से बहुत खुश थी। एक दिन सास का एकादशी का व्रत था। कोमल थोड़ी देर से सोकर उठी, इसलिए प्रीति ने सास के लिए फलाहार की कई सारी चीजें बना डाली। ये देखकर सास बहुत खुश हुई। प्रीति बहू, मैं तो धन्य हो गई जो तुम जैसी बहू ऊपर वाले ने मुझे दी। मेरी दोनों बहुएं लाखों में एक है। वैसे तुमने तो फलाहार की इतनी सारी चीजें बना डाली, मेरा तो पेट अच्छे से भर गया। माँ जी, आपको फलाहार पसंद आया? ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अपनी सास की प्रशंसा की हकदार पहले अकेली कोमल हुआ करती थी, पर अब सास का प्यार बढ़ गया था। प्रीति की तारीफ सुनकर कोमल को अपनी बहन से थोड़ी ईर्ष्या होने लगी, इसलिए उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। कोमल दीदी देखना, मैं कढ़ी बना रही थी। पकौड़ों के लिए इतना बेसन काफी रहेगा ना? देखो प्रीति, अब तुम मेरी छोटी बहन नहीं हो, तुम मेरी देवरानी हो, इसलिए घर की जिम्मेदारियां सीख जाओ। अब हर समय मैं तुम्हें थोड़ी बताती रहूंगी कि क्या सही है और क्या गलत है। खुद भी तो बनाना सीखो, और वैसे भी मुझे बहुत सारे काम है। आज से पहले कोमल ने प्रीति से कभी ऐसे बात नहीं की थी, पर प्रीति इस बात पर ध्यान नहीं देती। अब तो कोमल अक्सर प्रीति को नीचा दिखाने की भी कोई कसर नहीं छोड़ती थी। एक दिन प्रीति ने गलती से दाल में देसी घी के तड़के की जगह तेल का तड़का लगा दिया, जिस पर कोमल उसे टोकने लगी। प्रीति, तुम्हें पता है ना कि माँ जी को देसी घी के तड़के वाली ही दाल पसंद है, फिर तुमने तेल का तड़का क्यों लगा दिया? दीदी, वो देसी घी मुझे मिल ही नहीं रहा था, मैंने पूरी रसोई में देखा, इसलिए मैंने तेल का तड़का लगा दिया। 6 महीने तुम्हारी शादी को हो गए हैं, कब तक मैं ही रसोई के सामान की देखभाल करती रहूंगी? तुम्हें भी तो देखना चाहिए। देसी घी हमेशा भंडार घर में रखा होता है, एक बार वहाँ जाकर देख लेती, कम से कम ये गलती तो ना होती। एक बात कान खोलकर सुन लो, यहाँ तुम मेरी बहन नहीं देवरानी हो। कभी ये सोचो कि दीदी दीदी करके तुम मेरी मदद लेकर घर में सबकी तरफदारी बटोरती रहोगी और मैं चुपचाप देखती रहूंगी। कोई बात नहीं कोमल बहू, इस पर इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? कभी कभी देसी घी ना हो तो तेल के तड़के वाली दाल खाने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, और वैसे भी तेल के तड़के में भी दाल बड़ी स्वादिष्ट लग रही है। मुझे प्रीति ने ऊपर से सफेद मक्खन डाल कर दिया था, और मखनी दाल तो मक्खन डालकर वैसे ही बहुत स्वादिष्ट हो जाती है। प्रीति की तरफदारी करती अपनी सास को देखकर कोमल गुस्से से भर जाती है और पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली जाती है। कोमल ने प्रीति से बात करना भी बंद कर दिया था। इस वजह से प्रीति का मन बहुत परेशान रहता था। कोमल की आंखों पर तो जलन की पट्टी बंधी हुई थी। एक दिन, क्या हुआ कोमल, तबीयत तो ठीक है? आज सुबह से ही सो रही हो। अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। माँ जी, मेरा सिर दर्द से फट रहा है, बड़ी घबराहट भी हो रही है। प्रीति बहू, जल्दी आओ, देखो कोमल बहू बुखार से तप रही है और इसने किसी को कुछ नहीं बताया। सूरज भी शहर से बाहर गया हुआ है। कोमल दीदी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? घबराओ नहीं, मैं अभी मोहित को फोन करती हूँ, वो ऑफिस नहीं पहुंचे होंगे, रास्ते में ही होंगे। हेलो मोहित, आप तुरंत घर आ जाओ, दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, वो बुखार से तप रही है, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। घबराओ नहीं प्रीति, मैं अभी आता हूँ, चिंता मत करो। प्रीति दीदी दीदी करके रोना शुरू कर देती है। इतनी देर में मोहित घर आ जाता है।
वो लोग कोमल को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। कोमल का बुखार सिर पर चढ़ गया था। प्रीति अपने मम्मी पापा को भी फोन कर देती है। वो लोग भी अस्पताल पहुंचते हैं। प्रीति रो रो कर डॉक्टर से अपनी दीदी को ठीक करने की बात कह रही थी। डॉक्टर साहब मेरी दीदी ठीक हो जाएगी ना? प्लीज आप उनका अच्छे से इलाज कीजिए, मेरी दीदी को ठीक कर दीजिए डॉक्टर। एक हफ्ते बाद कोमल की तबीयत में सुधार आता है और उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। प्रीति ने कोमल की अस्पताल में भी बहुत सेवा की और घर आने के बाद भी उसका बहुत ध्यान रखा। प्रीति अकेले ही घर का सारा काम निपटाती और साथ ही साथ कोमल की भी बहुत देखभाल करती थी। प्रीति की देखभाल से कोमल बहुत जल्दी ठीक हो गई। कोमल भी अपनी बहन प्रीति के सेवा भाव को देख रही थी। कोमल को अपनी गलती का एहसास कराने के लिए एक दिन उसकी सास बोली, प्रीति ने तुम्हारी कितनी सेवा की है बहू, भगवान ऐसी देवरानी सबको दे। अपनी सास के मुंह से ये शब्द सुनकर कोमल की आंखें भर आई। तभी प्रीति बोली, देवरानी नहीं बहन उमा जी, बहनों में तो ऐसे मनमुटाव चलते ही रहते हैं। जब हम छोटे थे तब भी तो हम झगड़ा करते थे, तब क्या हमारा रिश्ता खत्म हो गया? और कोमल दीदी, आपको क्या लगता है थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े से हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा? तो आप गलत हैं। मैं आज भी आपकी बहन हूँ, मैं कल भी आपकी बहन थी और आगे भी मैं आपकी बहन ही रहूंगी। देवरानी मुझे कभी मत समझना और ना कभी बोलना। प्रीति मेरी प्यारी बहन। प्रीति और कोमल एक दूसरे के गले लग जाती हैं। सास की आंखें भी खुशी के आंसुओं से भर जाती हैं। आज दो देवरानी जेठानी नहीं बल्कि दो बहनों का मिलन हुआ था। अंजलि गांव की सीधी सादी लड़की है। उसकी शादी को 2 साल बीत चुके हैं। उसके पति का नाम राजीव है और वो दोनों शहर में रहते हैं। राजीव वैसे तो नेक दिल इंसान है, लेकिन पराई औरतों के सामने वो पिघल जाता है। इसीलिए अंजलि हमेशा चिंता में रहती है। ऑफिस से आने के बाद हर रोज अंजलि राजीव का फोन चेक करती है। क्या अंजलि, तुम हमेशा मेरे ऊपर शक करती रहती हो? मुझे तुम्हारे ऊपर कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं बाहर क्या क्या करते रहते हो। अंजलि को हमेशा शक लगा रहता है। इसमें अंजलि की कोई गलती नहीं है। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। इतने में अंजलि गर्भवती हो जाती है और डॉक्टर साहब अंजलि को घर का कामकाज करने से मना कर देते हैं। अंजलि राजीव से कहती है, डॉक्टर साहब ने तो मुझे कोई काम करने से ही मना कर दिया है, अब क्या होगा? एक काम वाली बाई रखनी होगी। तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभालूंगा। राजीव काम वाली बाई की खोज करता है और 2 दिन बाद रूपा नाम की एक औरत घर पर चली आती है और कहती है, मैंने सुना है आप लोग काम वाली की तलाश में हो, मुझे रख लो, मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ। रूपा की उम्र 30 के आसपास है और वो बहुत सुंदर भी है। रूपा को देखकर राजीव पिघल जाता है और कहता है, हाँ, हम तुम्हें रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। लेकिन अंजलि ने कहा, नहीं रुको, पहले जांच तो कर लेते हैं कि इसका घर कहाँ है, ये आई कहाँ से है। उसकी क्या जरूरत है अंजलि, अभी हमें काम वाली की जरूरत है, हम इसे रख लेते हैं। राजीव अंजलि की बात नहीं सुनता है और रूपा को काम पर रख लेता है। रूपा घर के कामों में लग जाती है, मगर उसके काम से अंजलि बिल्कुल खुश नहीं है। वो हर काम आधा अधूरा करती है और काम से ज्यादा समय सजने धजने में लगा देती है। राजीव तो बस रूपा को देखता ही रहता है। राजीव, अभी तक तुम तैयार नहीं हुए हो, आज ऑफिस नहीं जाओगे? नहीं अंजलि, आज अच्छा नहीं लग रहा है। अंजलि आराम करती रहती है और राजीव बैठकर पूरा दिन रूपा को देखता रहता है। अरे साहब, क्या देख रहे हो ऐसे? तुम्हें देख रहा हूँ रूपा, तुम कितनी सुंदर हो। ये सुनकर रूपा शर्मा जाती है और कहती है, ऐसे ना बोलो साहब, मालकिन सुन लेगी तो बवाल हो जाएगा। तो फिर आज रात को जब तेरी मालकिन सो जाएगी तब घर के बाहर चली आना, हम दोनों बहुत गप्पे लड़ाएंगे। यहाँ राजीव रूपा का दिल बहलाने में लगा हुआ है और उधर कमरे के अंदर बैठकर अंजलि सोच रही है, आखिर राजीव को हुआ क्या है? जो रोज ऑफिस जाने के लिए मरता था वो आज ऐसे ही घर पर क्यों बैठा है? कुछ तो गड़बड़ है। रात को अंजलि खाना खाकर सो जाती है। राजीव इसी के इंतजार में था। अंजलि के सोते ही राजीव घर के बाहर चला गया। रूपा भी चली आई और दोनों मिलकर बातें करने लगे। रूपा, तुम्हें पता है तुम्हारे बाल बिल्कुल रेशम जैसे हैं। ऐसा ना बोलो साहब, मुझे शर्म आती है। मैं सच बोल रहा हूँ, और तुम्हारी आंखें इतनी सुंदर हैं कि क्या बताऊं। और तभी अंजलि आ जाती है और दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेती है। अच्छा, तो ये चल रहा है यहाँ पर? मैं सो क्या गई, तुम यहाँ काम वाली के साथ गप्पे लड़ा रहे हो? अंजलि को देखकर दोनों घबरा जाते हैं। रूपा डरी हुई आवाज में कहती है, अब नहीं मालकिन, मेरा कोई दोष नहीं है, साहब ने ही मुझे बुलाया था। अरे हाँ अंजलि, मैंने ही रूपा को बुलाया था। असल में रूपा के पिता की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए सोचा था कि उसे कुछ पैसे दे दूं। ये लो रूपा, 2000 रुपए। अब जाओ यहाँ से,
रूपा पैसे लेकर चली जाती है, लेकिन अंजलि का शक नहीं जाता। अगले दिन से अंजलि ने रूपा की निगरानी करनी शुरू कर दी। ये रूपा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है और राजीव का तो कोई भरोसा ही नहीं है। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। इन महीनों में राजीव रूपा पर पूरे तरीके से फिदा हो गया। उसने रूपा की तनख्वाह भी बढ़ा दी। रूपा भी काम चोरी करने लगी। एक दिन अंजलि ने देखा कि उसके कमरे से उसकी घड़ी गायब है। अंजलि ने इधर उधर ढूंढा, लेकिन घड़ी नहीं मिली। अंजलि ने कहा, घड़ी ऐसे तो गायब नहीं हो सकती। कल रूपा आई थी यहाँ, जरूर उसी ने ली होगी। उसके ऊपर मुझे पहले से ही डाउट था। अंजलि की बात सुनकर राजीव ने कहा, अरे नहीं अंजलि, रूपा इतनी बुरी भी नहीं है, तुम्हारी घड़ी कहीं गिर गई होगी। राजीव मानने को राजी ही नहीं कि रूपा ऐसा कर सकती है। उसके बाद से हर 2 दिन में घर से कुछ न कुछ गायब होने लगा। मगर राजीव ने रूपा को काम से नहीं निकाला, क्योंकि वो तो रूपा से प्यार कर बैठा था। अंजलि ने सोचा कि कुछ तो करना ही पड़ेगा, और इसके कुछ ही दिनों बाद अंजलि अपना पेट पकड़कर बैठ गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, आह, दर्द हो रहा है, ओह, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। राजीव और रूपा दौड़ कर आए। राजीव ने अंजलि को अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी बुलाई और रूपा के हाथ में घर की चाबी देकर राहुल अंजलि को लेकर निकल पड़ा अस्पताल की तरफ। कुछ देर बाद अंजलि ने चिल्लाना बंद कर दिया और कहा, पेट दर्द ठीक हो गया राजीव, चलो अब घर वापस चलते हैं। लेकिन अभी तो तुम दर्द से तड़प रही थी। हाँ, मगर अब मैं ठीक हूँ, अब चलो घर वापस। ड्राइवर ने गाड़ी घुमा ली। घर के सामने पहुंचते ही अंजलि ने देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। अंजलि राजीव के साथ घर के अंदर घुस गई और उसके बाद जो हुआ वो राजीव ने कभी सोचा भी नहीं था। उन दोनों ने देखा कि रूपा घर का सारा सामान इकट्ठा करके एक पोटली में बांध रही है। दोनों को देखकर रूपा चौंक गई। अरे आप दोनों तो अस्पताल जाने वाले थे। मैंने पेट दर्द का नाटक किया था। मुझे पता था कि तुम एक चोर हो, इसीलिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। छी रूपा छी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। राजीव, पुलिस बुलाओ। रूपा अंजलि के पैर पकड़कर रोने लगी। मुझे माफ कर दो मालकिन, मुझसे गलती हो गई। मगर अंजलि ने एक भी बात नहीं सुनी। कुछ देर बाद पुलिस आ गई और रूपा को अरेस्ट करके ले गई। अंजलि ने राजीव से कहा, देखो राजीव, बीवी के अलावा और कोई सगा नहीं होता। राजीव ने अंजलि से माफी मांग ली। मुझे माफ कर दो अंजलि, आज मुझे समझ में आ गया है कि इस दुनिया में अगर कोई मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है तो वो तुम हो। आज से मैं किसी भी औरत को आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। राजीव सुधर गया और इसके बाद से उसने और किसी औरत से बात भी नहीं की। कुछ